आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बाजार और विभिन्न बाजारों में कीमत निर्धारण शुरू करने वाले हैं। इस टॉपिक का पहला प्रश्न बाजार क्या है और विभिन्न आधारों पर बाजार के वर्गीकरण को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और इस टॉपिक से जितने भी तरह के वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों पर भी हमारा फोकस रहेगा। चलिए, आम बोलचाल की भाषा में बाजार शब्द का प्रयोग हम लोग कई बार किए हैं और बाजार के बारे में एक आम धारणा है कि बाजार एक क्षेत्र है या बाजार एक व्यवस्था है, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें क्रेता और विक्रेता मिलते हैं और क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच में वस्तुओं और सेवाओं का खरीद बिक्री होता है। मतलब जो बाजार का परंपरागत परिभाषा है, उस परंपरागत परिभाषा में बाजार को हम लोग एक क्षेत्र के परिधि में बांधने का काम करते हैं। किसी भी बाजार में, चाहे वह बाजार का स्वरूप जैसा भी हो, क्रेता और विक्रेता के बीच में जो रिलेशन होता है वह रिलेशन प्रतियोगी रिलेशन होता है, प्रतिस्पर्धी रिलेशन होता है। तो हम लोग अपने चर्चा में ये समझने का प्रयास किए कि बाजार एक क्षेत्र है, बाजार एक व्यवस्था है जिसमें क्रेता और विक्रेता होते हैं और क्रेता और विक्रेता के बीच में वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है। लेकिन अगर आज के परिदृश्य में हम लोग बाजार को समझने का प्रयास करें तो बाजार की धारणा परंपरागत धारणा से कई अर्थों में अलग है। जैसे आज इस ग्लोबलाइजेशन के जमाने में, आज भूमंडलीकरण के जमाने में बाजार को हम लोग किसी क्षेत्र के परिधि में नहीं बांट सकते हैं। हम लोग बाजार को क्षेत्र के सीमाओं में जो बांधने का काम करते थे, भूमंडलीकरण ने उस क्षेत्र के सीमा को समाप्त कर दिया है। आज पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गया। आज पूरी दुनिया एक अंतर्राष्ट्रीय गांव के रूप में बदल गया है। आप प्रतिदिन जितनी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, अगर उन वस्तुओं का एक लिस्ट बना लिया जाए तो आप देखेंगे कि उनमें से बहुत सारी वस्तुएं भूटान की है, जापान की है, अमेरिका की है, श्रीलंका की है। इसका ये मतलब है कि आज बाजार क्षेत्र के सीमाओं को तोड़ दिया है। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हम लोग अपने चर्चा को केंद्रित करें तो हम लोग ये पाते हैं कि 1991 के पूर्व का भारत और 1991 के बाद का भारतीय अर्थव्यवस्था दोनों में आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है। जब 1991 के पूर्व हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को नहीं अपनाए थे, जब हम लोग नवीन आर्थिक सुधारों का श्री गणेश नहीं किए थे, तो भारतीय बाजार एक बंद बाजार था। लेकिन 1991 के बाद जब नवीन आर्थिक सुधार, जिसमें भूमंडलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण की जब नीतियों को हम लोग अपने अर्थव्यवस्था में समाविष्ट किए, तो भारतीय बाजार का जो स्ट्रक्चर है वो काफी विस्तृत हो गया, ग्लोबल हो गया। तो हम लोग अभी अपनी चर्चा के क्रम में बाजार के परंपरागत स्वरूप को बदलने वाले कारकों को भी समझेंगे। बाजार के परंपरागत स्वरूप को अगर बदलने में किसी
सबसे महत्वपूर्ण कारक की अगर कोई भूमिका है तो वह पहला कारक है भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। अभी हम लोग अपने चर्चा के क्रम में देखे थे कि परंपरागत अर्थचिंतकों ने बाजार को क्षेत्र के परिधि में बांधने का काम किया था। हम लोग बाजार को एक स्थान विशेष से जोड़ के देख रहे थे, लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन आया और कमोबेश आज दुनिया के सभी देश ग्लोबलाइजेशन के नीति को अपनाए हुए हैं, तो आज दुनिया के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं कहीं न कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय ग्राम के रूप में परिणत हो गए। मतलब भूमंडलीकरण ने बाजार को क्षेत्र के सीमा को तोड़ने का काम किया। अब चलिए बाजार को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण कारक को और समझें। बाजार को अगर किसी दूसरे कारक ने प्रभावित किया तो वह कारक था तकनीकी। तकनीकी का बाजार के विस्तार से क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को हम लोग समझें। हम लोग जानते हैं कि आज जिस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, ये सूचना प्रौद्योगिकी का जमाना है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बाजार के परंपरागत स्वरूप को ध्वस्त कर दिया। आप जो माप तौल बचत बाजार की बात करते हैं, आज जो ऑनलाइन मार्केटिंग की जो बातें होती है, जो ऑनलाइन क्रय विक्रय की जो बात हो रहा है, ये कहीं ना कहीं सूचना प्रौद्योगिकी के शक्तिशाली क्षमता के कारण संभव हुआ है। तो आज सूचना प्रौद्योगिकी क्रेता और विक्रेता को प्रत्यक्ष रूप से मिलने की जो जरूरत था उसको समाप्त कर दिया। हम लोग देखते हैं कि ऑनलाइन जो वस्तुओं को हम लोग खरीद रहे हैं, उसमें ग्राहक और विक्रेता प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि सूचना प्रौद्योगिकी भी बाजार के परंपरागत स्वरूप को तोड़ने का काम किया। अगर आज बाजार के परंपरागत स्वरूप को बदलने में और किसी महत्वपूर्ण कारक पर अगर चर्चा करना हो तो वह कारक हो सकता है विक्रय की विधियां। तीसरा जो कारक है वो विक्रय की नई विधियां। ये मार्केटिंग का जो नया टेक्नोलॉजी है, नया जो तरीका है, ये भी बाजार को चेंज किया है। कैसे? हम लोग जिस परंपरागत बाजार का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में भर के रखे हैं, उस परंपरागत बाजार में विक्रय कुछ ऐसे होता था। पहले प्रोड्यूसर होता था। प्रोड्यूसर किसी भी वस्तु को 30 से 35% में बना लेता था और प्रोड्यूसर अपने सामान को बेचता था किसके पास? डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर के बाद ये होलसेलर के पास आता था और होलसेलर से रिटेलर के पास आता था और रिटेलर से कंज्यूमर के पास आता था। तो हम लोग यहाँ देखें कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के बीच में एक कड़ी, मध्यस्थों की एक कड़ी है। यही 35% का सामान हमारे हाथ तक पहुंचने में 100 रुपये का हो जाता है। मतलब ये जो बीच की कड़ी है, इस बीच की कड़ी को आज समाप्त कर दिया गया। विक्रय की ऐसी तकनीक विकसित हुआ जिसमें प्रोड्यूसर डायरेक्ट बिना किसी कड़ी का, बिना किसी मध्यस्थ का आज कंज्यूमर से मिलने लगा। कैसे? आज जो ऑनलाइन मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है। अगर ये तरीका सफल रहा तो इससे लाभ क्या होगा कि 35% का जो सामान था, वो 35% का सामान
हम लोगों को मिल जाएगा। जो बीच में जो बिचौलिए थे, जो मध्यस्थ थे, वो समाप्त हो गए। बाजार के परंपरागत स्वरूप को नेटवर्क मार्केटिंग भी प्रभावित किया। नेटवर्क मार्केटिंग भी, जिसमें प्रोड्यूसर को डायरेक्ट कंज्यूमर से जोड़ने की जो टेक्निक है, वो नेटवर्क मार्केटिंग है। तो हम लोग अभी अपनी चर्चा को केंद्रित किए कि बाजार की परंपरागत धारणा क्या है और बाजार की आधुनिक धारणा क्या है। तो बाजार की परंपरागत धारणा में हम लोग समझे थे कि वहां बाजार को एक क्षेत्र से जोड़ा गया। बाजार में क्रेता और विक्रेता एक स्थान विशेष में मिलते थे। क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच में वस्तुओं का और सेवाओं का खरीद बिक्री होता था। लेकिन आज के संदर्भ में हम लोग चर्चा किए कि बाजार क्षेत्र की सीमाओं से परे है। क्रेता और विक्रेता में प्रत्यक्ष संबंध की जरूरत नहीं है। बाजार को प्रभावित करने वाले कारकों पर हम लोग चर्चा किए। सूचना प्रौद्योगिकी, भूमंडलीकरण, ये बहुत सारे कारक हैं जो बाजार को प्रभावित करते हैं। अब चलिए हम लोग अपने प्रश्न के दूसरे पार्ट में आते हैं। हम लोगों का प्रश्न था कि अध्ययन के सुविधा के लिए बाजार की एक बेहतर समझ विकसित करने के लिए हम लोग बाजार का क्लासिफिकेशन करते हैं, बाजार का वर्गीकरण करते हैं। चलिए हम लोग बाजार के विभिन्न आधारों पर किए जाने वाले क्लासिफिकेशन पर एक संक्षिप्त चर्चा कर लें। बाजार को हम लोग कई आधारों पर बांटते हैं। सारे चीजों को हम बोर्ड में भी लिखते चलेंगे, जिससे आप लोगों को भी नोट्स बनाने में सहूलियत होगा और इससे ऑब्जेक्टिव कैसे बन सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। बाजार का वर्गीकरण हम लोग भी समझेंगे। बाजार को सबसे पहले हम लोग कंपटीशन के आधार पर, प्रतियोगिता के आधार पर बांटते हैं। प्रतियोगिता के आधार पर मुख्य रूप से बाजार को 3 वर्गों में बांटा गया। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार कितने प्रकार के? तो 3। कौन कौन? पहला है पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता का हम लोग पहला देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। दूसरा एकाधिकार का बाजार, एकाधिकार का बाजार। और तीसरा अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता। हम लोग अभी देखें कि बाजार को प्रतियोगिता के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया। पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, एकाधिकार का बाजार और अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। अपूर्ण प्रतियोगिता के बाजार के अंतर्गत 3 तरह के बाजार हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में 3 तरह के बाजार कौन कौन हैं? तो अल्पाधिकार का बाजार, अल्पाधिकार। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत भी एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का बाजार भी आता है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का बाजार। और तीसरा द्वाधिकार का बाजार, द्वाधिकार का बाजार। अब यहां से जो ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उस पर हम लोग एक चर्चा करते हैं। प्रश्न रह सकता है कि अल्पाधिकार का बाजार उदाहरण है पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार का, एकाधिकार के बाजार का, अपूर्ण प्रतियोगिता के बाजार का। तो हम लोग यहां देखिए कि अल्पाधिकार के बाजार में 3 तरह का बाजार। कौन कौन? एक अल्पाधिकार का बाजार, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का बाजार और द्वाधिकार का बाजार। तो ये 3 तरह के बाजार अल्पाधिकार, 3 तरह के बाजार अपूर्ण प्रतियोगिता के बाजार के ही हिस्सा हैं। अब चलिए
हम लोग बाजार का क्लासिफिकेशन करें समय के आधार पर। बाजार को समय के आधार पर भी बांटा जाता है। जैसे बी बाजार का क्लासिफिकेशन समय की अवधि के आधार पर भी करते हैं। समय के आधार पर, समय के आधार पर पहला अति अल्पकालीन बाजार, अति अल्पकालीन बाजार। अति अल्पकालीन बाजार का अगर आप उदाहरण जानना चाहेंगे तो दूध का बाजार, मटन का बाजार, मछली का बाजार, ये सभी अति अल्पकालीन बाजार के अंतर्गत आएंगे। टमाटर का बाजार, ये सभी अति अल्पकालीन बाजार के अंतर्गत आते हैं। दूसरा अल्पकालीन बाजार, अल्पकालीन बाजार। तीसरा दीर्घकालीन बाजार और चौथा अति दीर्घकालीन बाजार, अति दीर्घकालीन बाजार। तो हम लोग देख लिए कि समय के आधार पर भी बाजार को 4 वर्गों में बांटे। अति अल्पकालीन बाजार, अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार और अति दीर्घकालीन बाजार। यहाँ थोड़ा सा हम आप लोगों को रोकना चाहेंगे। आज के इस वैज्ञानिक युग में जो अति अल्पकालीन बाजार की जो धारणा थी पुरानी पड़ चुकी है। जैसे दूध को भी हम लोग 5-7 दिनों के लिए आज रख लेते हैं। आज हम लोग मांस को भी, मछली को भी एक लंबे समय तक के लिए उन्नत टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम लोग रख लेते हैं। तो जो अति अल्पकालीन बाजार की जो धारणा है वो आज के समय में प्रासंगिक नहीं जान करता है। चलिए, बाजार का वर्गीकरण हम लोग कानूनी मान्यता के आधार पर करें। सी कानूनी कानूनी मान्यता के आधार पर बाजार को हम लोग 2 वर्गों में बांटते हैं। कौन कौन? एक काला बाजार, ब्लैक मार्केट, और दूसरा खुला बाजार, ओपन मार्केट। तो हम लोग देखे कानूनी मान्यता के आधार पर बाजार को 2 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन? एक काला बाजार और दूसरा खुला बाजार। बाजार को हम लोग वस्तु की मात्रा के आधार पर बांटते हैं। डी वस्तु की मात्रा, वस्तु की मात्रा के आधार पर बाजार 2 तरह का है। कौन कौन? एक थोक बाजार, थोक बाजार, और दूसरा खुदरा बाजार। हम लोग अभी तक चर्चा किए कि वस्तु की मात्रा के आधार पर बाजार कितने तरह का? तो 2। कौन कौन? एक थोक बाजार, दूसरा खुला बाजार। कानूनी मान्यता के आधार पर कितने प्रकार का? तो 2, एक काला बाजार और एक खुला बाजार। हम लोग बाजार को क्षेत्र के आधार पर भी बांटते हैं। अगला क्लासिफिकेशन आप देखिए कि क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र के आधारों पर बाजार को 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्ग में? 4। कौन कौन? तो पहला क्षेत्रीय बाजार, क्षेत्रीय बाजार, दूसरा प्रादेशिक बाजार, तीसरा राष्ट्रीय बाजार और चौथा अंतरराष्ट्रीय बाजार।
तो हम लोग अपने चर्चा के क्रम में बाजार को जो विभिन्न आधारों पर जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उस पर भी अपने चर्चा को केंद्रित किए। अब चलिए आप अपने पढ़ाई के क्रम को निरंतर आगे बढ़ाइए। हम फिर अगले प्रश्न को लेकर चर्चा में आपके साथ शामिल होंगे। धन्यवाद।